नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। चुनाव खत्म, आतंक जारी। 3 दिन 3 हमले। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति 9 जून से बननी शुरू हुई है, वो कहानी आज तक जारी है। जम्मू में खास तौर पर पहले रियासी में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को टारगेट किया जाता है और फिर डोडा और कठुआ में आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक बार फिर से नए दौर की नई कहानी लिख रहा है। ये दौर नया इस लिहाज से है क्योंकि कभी हम कहा करते थे कि कश्मीर यानी घाटी में आतंक को पनाह मिलती है, लेकिन घाटी जब से धारा 370 का खात्मा हुआ है, यहां की बयार बदल गई है। लेकिन नए तरीके से आतंकवादियों ने अब जम्मू को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच सवाल यह भी है कि भारतीय सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जीरो टेरर प्लान तैयार है। आखिर वो जीरो टेरर प्लान कहां है? आखिर क्यों जम्मू में एक बार फिर से आतंक और आतंकी पूरी तरह से फुल ऑन टॉप गियर पर नजर आ रहे हैं? और अगर ऐसी स्थिति है तो इसके लिए क्या हमारी भीतरी राजनीति भी जिम्मेदार है? क्या विपक्ष जिस तरीके से सरकार के फेल्योर को लेकर सवाल उठा रहा है, विपक्ष को पाकिस्तान से क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? आखिर पाकिस्तान को लेकर हमारी नीति में क्या बदलाव की जरूरत नहीं है? कश्मीर में मारे गए लोग और जम्मू में मारे गए लोगों का बदला क्या पाकिस्तान से नहीं लिया जाना चाहिए? आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि। कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हुए सफल चुनाव और उन चुनावों में हुई बम्पर वोटिंग से घाटी में छुपे टेरर के आका बौखला गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मनाए गए लोकतंत्र के इस त्योहार ने पाकिस्तान के शय पर जम्मू कश्मीर में दहशत का तांडव करने वाले उन मौत के सौदागरों की नींदें उड़ा दी है, जो कश्मीर में लोकतंत्र की जगह गणतंत्र की बहाली कर जम्मू को घाटी में बदलने की साजिश रच रहे थे। उनकी इसी झुंझलाहट और बौखलाहट का परिणाम अब जम्मू कश्मीर में दहशत के रूप में देखने को मिल रही है, जहां बीते 3 दिनों में 3 आतंकी हमले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद 11 जून को भी आतंकियों की सुरक्षा बलों के साथ गंभीर मुठभेड़ हुई। इसके बाद डोडा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के एक अस्थायी कैंप पर भी गोलियां बरसाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंकियों ने चुनाव खत्म होने के बाद अपने इस आतंक को जारी किया। वो चुनावों से पहले भी जम्मू कश्मीर में चुनाव को रोकने की भरपूर कोशिश करते रहे। फिर चाहे वो चुनावों से पहले दिल्ली और गुजरात के स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल हो, या सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, नुपुर शर्मा, उपदेश राणा और टाइगर राजा जैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाने वाले लोगों के लिए 1 करोड़ की दी गई सुपारी हो, या नतीजों के दिन संसद से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध हो, पाकिस्तान ने भारत में छुपे देशद्रोहियों के सहारे अपनी इन नापाक हरकतों से चुनावों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की, जो अब नतीजों के बाद अपना टेरर हब कश्मीर से जम्मू की ओर स्थानांतरित कर रहा है, जिसका परिणाम अब जम्मू के निर्दोष हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी के साथ आतंकियों को 72 गुरों के पास पहुंचाने का सिलसिला भी जारी रखा है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि चुनावों से पहले जब गृह मंत्री अमित शाह अपने जीरो टेरर प्लान के तहत चुनावों के बाद कश्मीर से आतंक का सफाया करने की बात कह चुके हैं, तो फिर चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में आखिर आतंकी खून की नदियां कैसे बहा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
कुछ पाकिस्तान मेड भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों की छिड़े होने की भी संभावना है। सदरगला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ इंजरीज। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो दो आतंकी थे उनको मार दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। इतना तो तय है कि कश्मीर में जिस तरीके से धारा 370 के खात्मे के बाद तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, जहन्नम जो जन्नत बन चुकी थी उसे जन्नत बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन कराई जा रही है। लेकिन सवाल इन सब के बीच ये है कि आखिर पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? ये जो स्थिति अब जम्मू में बन रही है इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? और क्या सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज जो आतंकवाद के मसले पर एक मंच पर आकर यूनानिमस वॉइस, एक सीधी आवाज नहीं उठाती, ये भी क्या ऐसे आतंक को आधार देती है? ये सब सवाल होंगे आज। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि राजनीति की बात चल पड़ी है तो जम्मू में हुए हमले को लेकर किस तरह से वार प्रतिवार है, बयानों के तीर कैसे चल रहे हैं, आइए जरा जल्दी से ये भी देख लेते हैं। And the problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything. Look at what is happening in between Ukraine and Russia. People thought in 2 weeks it will be over. It's the second year now that war continues and destruction continues. And look at the Gaza situation. These things don't solve the problems. Today, United Nations Security Council has taken up now that between Hamas and the Israelis, they'll have to find a solution. जहाँ तक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का सवाल है, हमेशा पाकिस्तान का राग लाते पाकिस्तान को पूरे विश्व ने आइसोलेट किया है आतंकवाद के मुद्दों पर। 3 जंगें हमसे लड़ी, जीत नहीं सके। गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास करते धारा 370 हट चुकी है। यात्राओं का दौर अब शुरू होने वाला है जम्मू कश्मीर में और इलेक्शन भी आ रहे हैं। इसके एक प्रयास कभी कभी वो अपने इस प्रयास में सफल हो जाते हैं, मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के सामने कोई घुटने टेकने। ये पुरानी सरकार में ही, ये भारत सरकार है, मोदी की सरकार है, हम घर में घुसकर मारने वाले लोग और जीरो टॉलरेंस के आधार पर हमने काम किया है। जहाँ तक हमारे सुरक्षा बल है सक्षम रहे और अभी जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार काफ़ी चीज़ें खत्म भी हुई और हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास करना है। जिसके कारण से ही तो हम आज जी रहे हैं, पर विश्वास करके जल्द ही लोगों को मार गिराया जाएगा। ये अटेम्प्ट उनकी तरफ से हुई है लेकिन ये लंबा चलने वाला नहीं है। ये आखिरी दौर है आतंकवाद का जो जल्द समाप्त होने वाला है। दौर समाप्त होने वाला है लेकिन ये दौर आतंक पर आखिरी प्रहार होगा कौन, होगा कब, ये बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच जो लोग ये कहते हैं कि नो मिलिट्री एक्शन, क्यों नहीं? ऐसे लोग जो सिर्फ बात को नहीं, वो सीधे सीधे गोली की जुबान समझते हैं, तो उनके लिए वो मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए जिसकी दरकार इस वक्त जम्मू के लोगों को है। इन सब के बीच एक बार फिर से आपको जरा याद दिला देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों से पहले सदन के अंदर एक बड़ा बयान दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंक को पनाह देने वाले और आतंकियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बड़ी बात कही थी। जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग डरे हैं? क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है
कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तापित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। तो जीरो टेरर प्लान, लेकिन कहां कैसे इंप्लीमेंट होगा जब कश्मीर में निश्चित रूप से पत्थरबाजी कम हुई है, कश्मीर की बयार बदल रही है, लोकतंत्र में यहां पर खुलकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जम्मू की आबो हवा क्यों खराब की जा रही है? क्या जम्मू को अब कश्मीर बनाने का प्रयास आतंकियों ने शुरू कर दिया है? आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात सर हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल सर भी हैं, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद आप दोनों को। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं अश्विनी शाही साहब, बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकल बॉडीज के पास जाऊंगी तो मुझे पता है कि पूरा मसला राजनीतिक रंग ले लेगा, जरूरी हो जाता है कि हम अपने देश के जो सैनिक हैं उनसे ये समझने का प्रयास करें कि आखिर कश्मीर के बाद ये जम्मू में हो क्या रहा है। AK सिवात सर, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। 3 दिन 3 हमले, और हमले भी होते हैं तो खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। देश में हिंदूवादी सरकार आ चुकी है सर, यही बौखलाहट तो पाकिस्तान को, इसी से तो पाकिस्तान बौखलाया नहीं है। सिवात सर। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई ये है कि अभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से अमन और शांति आई है कश्मीर घाटी में, और जिस प्रकार से लोकसभा के 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है, तो अब कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो असेंबली इलेक्शन से पहले वो कोई ना कोई गड़बड़ी करे, और वो अभी साउथ ऑफ पीर पंजाब है उस इलाके को एक्टिवेट कर रहा है। अभी मालूम होना चाहिए रजौरी पुंछ का इलाका जो जंगली है, पहाड़ी है, लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वहां से वो आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है। 10 से 12 आतंकवादी ये 3-4 ग्रुप में ऑपरेट कर रहे हैं कुछ चंद एक समय पहले उन्होंने रजौरी पुंछ का इलाका ही ऑपरेट किया, अभी इन्होंने कटरा और आपका जम्मू अखनूर और डोडा किश्तवाड़ तक इनका फैल। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, भारत की तरफ भेजता है, और ये 3 जो हमले हुए हैं इन 2-3 दिनों में, वो यही दिखाता है कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का समय आ गया। जो सर्जिकल स्ट्राइक 1 की थी उड़ी के बाद, जिसके अंदर 15 से 20 आतंकवादियों को मार गिराया था लॉन्च पैड में जो बैठे हुए थे, उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट में घुस के खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक की थी। मुझे लगता है कुछ उससे भी ज्यादा करने का मौका है अब, क्योंकि जब तक आप उसको एक सबक नहीं सिखाएंगे पाकिस्तान मानने वाला नहीं। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को पूजा जाता है, आतंकवादियों की पूजा होती है, उसको रॉबिन हुड माना जाता है। तो ऐसे देश के साथ तो यही बताओ। और मेरा दूसरा पॉइंट है, ये जो हमने 2021 के अंदर एक सीज फायर डिक्लेयर कर रखा है म्यूचुअली, उसको भी एब्रोगेट करें। जो पोस्टें पाकिस्तान के आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए मदद करती हैं, उसको ध्वस्त नष्ट कर दें जैसे पहले करते थे। अभी आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान असेंबली इलेक्शन से पहले जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश करेगा, पूरे वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश करेगा ऑल इज नॉट वेल इन जम्मू और कश्मीर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना एक बात, कि आज POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पर आए हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा अटेंशन को। आप मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, आपका झांगड़, ददनियाल, नीलम और पुंछ जो पाकिस्तान वाला, वहां सब रोड सड़कों पे खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो उसको भी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। तो ये जो अगले 5-6 महीने जी उस अटेंशन को डाइवर्ट करने की ये कोशिश है। लेकिन PK सहगल सर, सवाल ये भी है कि जिस तरीके की परिस्थिति हम कश्मीर में देखा करते थे, वो परिस्थिति जम्मू में आकर बन रही है। मैंने इसलिए कहा कि धारा 370 के खात्मे के बाद बहुत कुछ बदला है। स्टोन पेल्टिंग पर हम पता नहीं कितने डिबेट्स हर दूसरे दिन डिबेट्स करते थे, लेकिन उसमें कमी आ गई। लेकिन अब हम डिबेट कर रहे हैं 3 दिन के अंदर
एक के बाद एक कि 3 दिन में जम्मू में अटैक हो जाता है। यानी साफ जाहिर है कि हिंदू बहुल सरकार आने के बाद से पाकिस्तान ज्यादा बौखला गया है। देखो, पहली बात तो मैं जनरल कटोच से सॉरी उनसे बिल्कुल वाकिफ हूँ कि जो उन्होंने कारण बताए कि जिस वजह से पाकिस्तान उठाया, उनसे मैं सहमत हूँ। पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की आर्टिकल 370 के बाद में, वह वास्तव में शांति का बहाल हुआ है। ये दुनिया को दर्शाना चाहता है कि ये गलत है, वहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी किसी प्रकार की नहीं है, और कश्मीर जो है अभी भी एक जिंदा मुद्दा है और इसकी तरफ दुनिया ध्यान दे। दुनिया इसको तकरीबन भूल चुकी है। पाकिस्तान ने साफ तौर पे देखा कि उसको बहुत अच्छा मौका है हिंदुस्तान को एम्बेरस करने का। 8 जून को जब प्रधानमंत्री का ओथ टेकिंग सेरेमनी था, पूरा दुनिया का मीडिया यहाँ था, हिंदुस्तान का मीडिया था, 7 देशों के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स थे। उस समय उसने कहा कि ऐसा मौका है जब हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा एम्बेरस किया जा सकता है, सबसे ज्यादा मीडिया से उसको टेक ऑफ मिल सकता है, और वो उसको मिला। अगर आप कह रहे हैं कि ये जम्मू में बड़े पैमाने पर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश की है। उसको ये इलाका इसलिए उसने चुना है क्योंकि ये इलाका पहाड़ी है। मैंने 4 साल इस इलाके में कार्रवाई की है। बहुत घने जंगल हैं, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा इलाका है जिसमें घुसपैठ करना बड़ा आसान है। आप जितनी मर्जी फौज लगा लीजिए, जितना मर्जी डिफेंस बजट लगा लीजिए, आप चप्पे को कवर नहीं कर सकते। और ये इलाका ऐसा है जिससे उसको जम्मू की तरफ भी स्ट्राइक कर सकता है और कश्मीर की तरफ भी जा सकता है। और ये टेरेन वाइज और ज्योग्राफिकली एडवांटेजियस है आतंकवाद के लिए। पाकिस्तान का हाथ जो है साफ तौर पर नजर आ गया है, तो पाकिस्तान ने बहुत गलती की है हिंदुस्तान को एक बार दोबारा ललकार करने के लिए। ललकार है, इसकी सजा तो पाकिस्तान को जरूर मिलेगी। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस ढंग से मिलेगी, इसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं गारंटी करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार जो है बड़ी डिसाइसिव सरकार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपोजिशन व्यूज। मैंने रूप अब्दुल्ला जी की बातचीत सुनी, वो ये भूल गए हैं कि अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुई है उसका अपना बेटा हार गया, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हार गई है। वास्तव में जम्मू के लोग साफ तौर पर, कश्मीर के लोग साफ तौर पर कहना चाहते हैं ये जो परिवारवादन था, दैट इज दे बीन कन्फाइंड टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, के बावजूद भी वो इस माफी की बात कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शन में भी उनको किसी प्रकार की जीत नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच, बिल्कुल इन सब के बीच सवाल यही है, सवाल ये है कि जिस बदले की बात की जा रही है, जिस बदले की कार्रवाई की बात की जा रही है, वो बदला लेना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमोहन जी, आपने सुना सर्वोच्च पद पे आसीन रहे हैं हमारे दोनों ही गेस्ट, और इसीलिए मैंने किसी पॉलिटिकल बॉडी से ये शुरुआत नहीं की इस डिबेट की। मेजर जनरल AK सिवात सर, मेजर जनरल PK सहगल सर, दोनों ने एक बात कही कि देखिए पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए और लेना ही होगा, लिया ही जाएगा, लेकिन इन सब के बीच राजनीति करनी जरूरी है क्या? क्यों ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में ये हालात हो गए, वो हालात हो गए? क्यों नहीं एक जो यूनानिमस वॉइस होती है, क्यों नहीं आप लोग आतंकवाद के मसले पर खड़े हो जाते हैं एक साथ? क्यों नहीं पाकिस्तान को 4 बातें सुनाई गई पहले? क्यों केवल मोदी को लेकर पूरी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेवारी है? देश के अंदर नागरिक सुरक्षित रहे, देश की सेना सुरक्षित रहे, देश के जवान सुरक्षित रहे। और नेता प्रतिपक्ष कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस क्या करे? मुंह में दही जमा के चुप बैठी रहे, क्योंकि भाजपा लेकिन कांग्रेस सेलेक्टिव नहीं है। चंद्रमोहन जी, आपको ही मौका दूंगी, पूरी बात सुनूंगी आपकी, लेकिन कांग्रेस को सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आतंकी हमला हुआ है, यहाँ पर चुनकर देखा नहीं गया है, यहाँ पर सीधे सीधे अटैक किया गया, सीधे सीधे मार दिया जाता है। आप पाकिस्तान का नाम खुलकर क्यों नहीं लेते? आप मोदी का नाम लीजिए, आप सरकार से सवाल पूछिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन आपका फर्ज ये बनता है कि आप पाकिस्तान को भी 4 बात बोलिए। पाकिस्तान को लेकर क्यों नहीं बयान दे पाते हैं आप लोग? देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा। बोलिए सर, बोलिए, लेकिन पाकिस्तान को लेकर भी बोलिएगा। नहीं, फिर वही बात, ये मैं डिसाइड करूंगा ना। मेरा हिंदुस्तान है। अगर मैं कांग्रेसी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। आप अगर सुदर्शन टीवी में बैठे हैं, आप हिंदुस्तानी है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये देश का नागरिक डिसाइड करेगा। तो मुझे बोलने तो दीजिए पहले मेरी बात। हाँ, बोल लीजिए। देश के नागरिकों ने, देश ने डिसाइड कर दिया। आप कितने सच्चे थे? बोल लीजिए सर, बोल लीजिए, बोलिए, बात करिए चंद्रमोहन। देश के अंदर अगर देश की बात देश का नागरिक नहीं करेगा, क्या कोई बाहर वाला करेगा?
आज हमारे परिवार की बात है तो हम अपने परिवार की अगर कोई कमी होगी तो उस परिवार की कमी को जागृत करने का काम भी विपक्ष का, विपक्ष उसकी भूमिका निभा रहा है। और उसी के लिए कहा गया है कि अपनी सत्ता और कुर्सी के लालच के अंदर इतना मस्त मत हो जाइए कि अगर 3 बार आतंकवादी हमले हो, देश के नागरिक शहीद हो, जवान शहीद हो और पूरी सरकार उसका जश्न मनाती रहे, क्या ये गलत है? इसके ऊपर क्या हम राष्ट्रवादी देशद्रोही हैं? अब प्रश्न आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान पे आप हमला करिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, पूरी कांग्रेस आपके साथ होगी, एक मुश्त साथ होगी, कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन ये नैरेटिव बंद करिए कि अगर विपक्ष की भूमिका के अंदर राहुल जी प्रश्न खड़ा कर दे तो राहुल जी ने प्रश्न क्यों खड़ा करा? राहुल जी या कांग्रेस या और भी सत्तारूढ़ की पार्टी, अगर एक परिवार में कुछ होगा तो उस परिवार के सदस्य की भूमिका है। हो सकता है कि एक व्यक्ति सहमत हो, एक नहीं सहमत हो। आज देश के अंदर जो व्यक्ति के जो 9 परिवारों के साथ हुआ ये हादसा, उनसे पूछिए क्या वो इस बात से सहमत हैं कि राहुल जी ने गलत बोला है? जो देश के शहीद जवान पिछले 10 सालों में 2862 हमलों के बाद जो 596 जवान शहीद हो गए, उनकी बेवा, उनके बच्चों से पूछिए क्या हम गलत हैं? उनसे पूछिए जो एक मिनट मेरा वक्तव्य भी पूरा 30 मिनट सेकंड दे हुआ दिया, पूरा समय दिया। 363 और मैं उम्मीद कर रही थी कि कम से कम एक बार तो आप बोलते कि पाकिस्तान के ऐसे कृत्य पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। मोदी सरकार पर आप खूब सवाल कीजिए, लेकिन आप एक बार तो बोलते कि पाकिस्तान जो खूंखार आतंकियों को पनाह दे रहा है, उसके गढ़ में घुसकर उसको आतंक को खत्म करने के लिए सबक सिखाना होगा और हम साथ हैं। पाकिस्तान, एक बार भी आपने पाकिस्तान को लेकर एक टिप्पणी नहीं की। मैं बार बार कह रही हूं कि आप मोदी सरकार पर खूब सवाल करिए, खूब प्रहार कीजिए, लेकिन पाकिस्तान को लेकर तो कोई स्टेटमेंट दीजिए साहब। पाकिस्तान को लेकर आप पाकिस्तान का नाम ना लेकर क्या उसे क्लीन चिट देने का प्रयास कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, आपकी मजबूरी है। मैंने पूरी बात सुनी सर आपकी, और बहुत शांति से सुनी। इस पैनल के सभी लोगों ने आपकी बात बहुत शांति से सुनी है। आपकी मजबूरी है कि आप मेरी मजबूरी नहीं है सर, मेरी मजबूरी बिल्कुल नहीं है। मजबूरी आपकी होगी, आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सेटिस्फाइड करना है। मुझे इस देश को सेटिस्फाइड करना है। देश के नागरिक होने के बाद ही, राष्ट्रवादी पत्रकार होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि पाकिस्तान के नाम पर आप लोग बौखला क्यों जाते हैं? मोदी सरकार से आप सवाल पूछिए, बैठे हुए हैं अश्वनी शाही साहब। आप मेरी सीमाओं पर बच जाइए, आपके पास जवाब नहीं है। आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, पाकिस्तान पर मौन रह के, इसका मतलब आप पाकिस्तान के साथ हैं। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ ये देश की जनता कहती है। अश्वनी शाही साहब, मैं पूरी उम्मीद कर रही थी कि चंद्रमोहन साहब एक बार तो पाकिस्तान की बात करें। आपसे सवाल पूछना उनका अधिकार है और पूछना भी चाहिए, प्रतिपक्ष होने के नाते पूछना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को लेकर ये मौन क्या माने इसे? और सवाल आपसे भी अश्वनी शाही साहब, जीरो टेरर प्लान कहां है सर? देखिए, ये दुखद घटनाएं जो हुई हैं तो इसमें जो है हम सरकार पूरी तरीके से फिक्रमंद है और सरकार जो है उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मगर पाकिस्तान के नाम पर अगर हमारे कांग्रेस के नेता यहाँ बैठकर नहीं बोल रहे हैं, ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अभी देखिए इंडी अलायंस के सदस्य फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर परमाणु बम फेंक देगा। अभी जो है कांग्रेस के नेता ने बोला था कि उनके पास बहुत बम रखे हुए, वो हमारे ऊपर चला देंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं ये लोग। और एक इनके नेता जो महाराष्ट्र में बैठे हैं, उन्होंने तो कसाब को कह दिया कि हिंदुस्तानी एजेंसियों ने मारा था, कसाब को क्लीन चिट दे दिया। तो ये इनकी आदत है। पाकिस्तान का कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ था, है और आगे भी रहेगा। देखिए, अब इस समय जो वहां पर शांति व्यवस्था कायम करने की बात की जा रही है, अभी मायावती जी का एक बड़ा अच्छा ट्वीट आया है। उन्होंने कम से कम लिखने की हिम्मत की है कि सुरक्षा बल जो काम कर रहे हैं और जो सख्ती की जा रही है, हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीजों से। ये तो परमाणु बम हिंदुस्तान पर थोड़वा रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान का अगर अटैक कर देगा। कांग्रेस की अपनी सीमाएं हैं, प्रतिपक्ष होने के नाते वो आपसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि सरकार होने के नाते आपसे कुछ उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जीरो टेरर प्लान 2026 तक पूरी तरह से अमली जामा पहना दिया जाएगा, ये कहा गया था ना आपकी सरकार की तरफ से। 2024 सर चल रहा है, अभी आपकी सरकार पुनः आ गई है। लावणी जी, मैं उसी पर बोलने जा रहा हूं कि देखिए 94 से लेकर 2004 तक लगभग 40,000 से ऊपर घटनाएं हुई। 2004 से 14 तक 8 से 9,000 घटनाएं हुई। उस घटना को हम लोगों ने 14 से और अभी तक लगभग 22-2300 कर दिया है। बहुत कम हो गई है।
और ये खत्म भी हम करेंगे। ये 35 साल से चल रही है वहाँ ये आतंकी घटनाएं, और हम ही हैं जो बालाकोट में घुसकर मारते हैं। ये कहकर बालाकोट में घुसकर मारते हैं। देखिए आपने जो किया, आपकी सरकार ने और हमारी देश की सेना ने जो किया, हमें उस पर गर्व है। लेकिन सवाल ये भी है कि जम्मू में अगर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है और ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आकलन आपको भी करना चाहिए। राजनीति आप दोनों खूब करिए, मैं बार बार कह रही हूं, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए। एक ही सी बात सर, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए आपने दोनों ही पॉलिटिकल बॉडीज को सुन लिया, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पीर पंजाल का जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो भौगोलिक कंडीशन है वहां की, जो ज्योग्राफी है वहां की, इसलिए चयन किया गया, या दूसरा पहलू ये देखा जाए कि यहाँ पर चयन करते समय न केवल क्षेत्र बल्कि लोगों का धर्म भी देखा गया? श्रद्धालुओं से भरी बस थी और ये निश्चित था कि अगर वो श्रद्धालुओं से भरी हुई बस है और वैष्णो देवी की तरफ जा रही है तो उसमें तो हिंदू ही होंगे ना। कठुआ भी हिंदू बहुल इलाका है सर, डोडा भी हिंदू बहुल इलाका है। सिवात सर, देखो लावनी, ये सच्चाई है कि इसको मान के चलना पड़ेगा कि अब जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है वहां पर मिलिटेंसी एक्टिविटी बढ़ी है, और उसकी वजह ये है कि आज से 15 साल तक ये पहले पीसफुल था, और कुछ एक ट्रुप्स हमने यहाँ से मूव भी किए हैं ईस्टर्न लद्दाख में, जब देखा यहाँ पर शांति है, और इसका भी फायदा पाकिस्तान ने उठाया है। और क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ट्रूप्स कम थी और ये पहाड़ी और जंगली इलाका था, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अंदर केव्स बनी हुई हैं, गुफाएं हैं जिसके अंदर नेचुरल कैशेज वगैरह बन सकते हैं। तो ये मुझे लगता है लास्ट 1-1.5 साल से यहाँ आतंकवादी घटनाएं बढ़ी, मगर हमने अभी स्ट्रेटेजी चेंज की है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के तहत चल रही है फोर्स। अब इन इलाकों को घेरा जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अबू हमजा जो है 1 साल पहले आया था लश्कर तोबा का, जिसके ऊपर 10 लाख का एक प्रकार प्राइज मनी है। मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि अगले चंद एक दिनों में इसका खात्मा हो जाएगा। मगर एक कॉज ऑफ कंसर्न जो लावनी है कि यहाँ पर कुछ ओवरग्राउंड वर्कर भी काम कर रहे हैं और स्लीपर सेल भी, क्योंकि लॉजिस्टिक लाइन अगर नहीं है आतंकवादियों के पास यहाँ पर तो वो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉज ऑफ तो उन्हीं की करनी है, और खास तौर से जो लोग बयान देते हैं, जो ये कहते हैं कि बात नहीं करने की जरूरत है, मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉजिस्टिक बातों के जरिए उनके माध्यम से भी मिल रहा है? ये भी सोचना होगा। पीके सहगल सर, जो बात सिवात सर कह रहे हैं कि बिल्कुल लॉजिस्टिक्स मिल रहा है, जो लोकल बेस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं से एक आधार बना रहा है, ऐसे में अगर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि नो मिलिट्री एक्शन, ऐसे कैसे काम चलेगा साहब? बातचीत करते हैं, आज भी वो शुरू से ही बातचीत कैसे कर रहे हैं, उनकी तो पाकिस्तान है, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ अगर जिंदा भी है तभी भी हिंदुस्तान को उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। हिंदुस्तान चाहता है कि हम हर प्रकार से शांति पूरे रूप से रिश्ते नाते जोड़े, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि पहले पाकिस्तान को माहौल बनाना पड़ेगा बातचीत का, उसको अपनी सरजमी से किसी प्रकार से टेररिज्म को हर प्रकार से रोकना पड़ेगा, हिंदुस्तान को कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि यहाँ बहुत जबरदस्त ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो अभी भी पाकिस्तान की हर प्रकार से मदद करते हैं, उनके बिहाफ पर रिकॉनेसेंस करते हैं, उनके बिहाफ पर टारगेट सिलेक्टिंग करते हैं, उनके बिहाफ पर जगह चुनते हैं, उनको फिर वहां तक लेके आते हैं और वो हमला करने के बाद उनको फिर छुपाते हैं, उनको शहर देते हैं, उनको हर प्रकार। बहुत लाजमी है कि इनको पहचाना जाए और गवर्नमेंट इनको पहचान रही है। गवर्नमेंट के अंदर ही कई ऑफिसर्स हैं जिनको आप देखो पिछले कई सालों से उनको चुन के उनको डिसमिस किया जा रहा है, क्योंकि वास्तव में वो पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे, आतंकवाद के सपोर्टर्स थे। ऐसे ऑफिसर्स को पहचाना जा रहा है, उनको आहिस्ते आहिस्ते उनको साइड लाइन किया जा रहा है। ऐसे उनको करने में काफी समय लगेगा, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी गलती की है, और अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा की जो अवश्य होगी तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि फिर जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज है सबूत मांगेगी। ठीक है, पाकिस्तान ने गलती की है और इस गलती का भुगतान उसे करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रमोहन जी, अभी आपने सुना सहगल साहब ने आखिर में क्या कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक तो होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ की देश की ऑपोजिशन पार्टी फिर उसका प्रूफ मांगेगी। आप सोचिए कि ये सैनिक का दर्द है। जब आप लोग ऐसे हमलों पर सवाल खड़ा करते हैं तो आप मोदी सरकार पर सवाल करिए, लेकिन सेना का अपमान क्यों करने लगते हैं? आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप खूब पानी पी कर कोसिए, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है,
आपकी अपनी राजनीतिक सीमाएं, आपका अधिकार है, आप विपक्ष में हैं, खूब आप कोसिए, जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं अश्विनी शाही साहब। लेकिन हमारे देश की सेना और सैनिक जो कह रहे हैं, कम से कम उस बात पर तो एक मंच पर आ जाइए, पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए। देखिए लावनी जी, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लोगों से बात करो और आप एक नैरेटिव के तहत बात करते हैं और आप अपने देश के ही नागरिकों को अपने देश के प्रति दुश्मन ठहरा देते हैं। ये एक नैरेटिव आज की देश के अंदर आप लोगों ने तैयार कर रखा है। अब 5 पैनल के अंदर लोग बैठे हैं, आपको मिला के और मेरे को मिला के 5 में से इस देश के अंदर 4 देशभक्त है। मैं देशभक्त नहीं हूँ। नहीं, आपको नहीं कहा गया कि आप देशभक्त नहीं हैं, लेकिन आपके जवाबों से ये लग रहा है, आपके जवाबों से ये लग रहा है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप एक बार कहते कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और उसके बाद आप अपनी बात शुरू करते। आप अपनी बात शुरू करिए, आप एक बार बोल दीजिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। लावनी जी, मेरे को आप मेरी बात सुनिए पहले, मुझे नहीं, आप बोल दीजिए ना सर पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, हम लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप बोल दीजिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं डिबेट छोड़ के चला जाता हूं, आपका नैरेटिव पूरा हो जाएगा। आप भी जो है उनकी नौकरी चंद्रमोहन जी, आप डिबेट छोड़ के चले जाएंगे लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। वाह साहब, आप डिबेट छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद आप दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। मुझे बताइए कि डिबेट मेरे से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं आप? साहब, हम पाकिस्तान पर डिबेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश की सरकार के साथ विपक्ष भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। इसीलिए आप लोगों के साथ बैठने का दिल नहीं करता। अब आप बात करने नहीं देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी का ये लाइन है कि आपके साथ नहीं बैठने देना है। आप कौन होते हैं मुझे बताइए, किसने अधिकार दिया आपको? अगर मैं कहूं तो आप पे केस कर सकते हो इस बात के ऊपर। अजीब बात है, बात करने नहीं दे रहे। गली का गुंडा इन लोगों ने कहा, चंद्रमोहन जी, इन्होंने ये बात कहकर आप मुझ पर ये दबाव बना नहीं सकते कि मैं ये कहूं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद ना कहूं। मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद एक बार नहीं, करोड़ों बार कहूंगी। आपकी सीमाएं हो सकती हैं, मेरी सीमा नहीं है। मेरी सीमा मेरा राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और मैंने आपसे 10 बार बोला, अगर आप अभी देशभक्ति की बात कर रहे हैं ना, आपने आपके साथ इस पैनल में इस देश के 2 बड़े सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं, कम से कम उनका मान रख लीजिए, उनका मान रख लीजिए। मुझसे डिबेट मत करिए, उनकी बात को सुनिए। इतनी देर में आपने मेरी वक्तव्य को पूरा होने दिया। जब वो बोल रहे थे आपने इंटरप्ट किया, मैं बोल रहा हूँ तो आप इंटरप्ट वो बोलेंगे तो कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा सर। वो कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। उनकी बात को अगर आपने ध्यान से सुना होता तो उनकी बात पर आप समझते उन बातों को। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें आपके चैनल पे नहीं बैठना चाहिए। जब आपको आप तो सर सुन रहे हैं, हम चारों आपको सुन रहे हैं। ठीक है, ओके, मैं बोलूं क्या छोड़ दूं? अरे बोल दीजिए सर, बोलिए बोलिए। ये बेसिक क्या है, ये गलत नैरेटिव है। अभी आप जो बात कह रहे हैं उसका जवाब मैं पहले दूंगा, लेकिन मैं आप चारों की बात का जवाब देना चाहता हूं कि अगर हम 5 आदमी बैठे हैं तो क्या मैं देशद्रोही हूं? मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने माता पिता की अगर कोई बात गलत हो तो उसके लिए मैं उनसे कहूं। और अगर विपक्ष के नाते होने के नाते, क्यों संघ प्रमुख ने आज बोला कि परपक्ष और प्रतिपक्ष होता है वो दुश्मन नहीं होता और उसको बात कहने का अधिकार है जो प्रधान सेवक और सेवक होता है। क्यों कहा संघ ने? इसी प्रणाली पे जो आज देश के अंदर घमंड के कारण सरकार एक विपक्ष के प्रति नैरेटिव सेट करती है। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, वो भाजपा के कहने से नहीं होगा। और उसका मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस ने दिया है, आपके कहने से नहीं दिया। और आप में से अगर शायद आप आर्मी परिवार से नहीं होगी, मैं आर्मी परिवार से हूं। कम आपने मेरी बात समझ ली और मेरे से ज्यादा इस पैनल में बैठे हुए 2 सेना के बड़े अधिकारियों का मान रख लिया। नहीं कि मैं कांग्रेस में हूं तो मैं देशद्रोही हूं। आप लोग गलत करते हैं। मेरे फादर सूबेदार मेजर रहे, मेरे अंकल मेजर रहे, मेरा भाई आर्मी में आज ड्यूटी कर रहा है। तो ये गलत बात है। ही नहीं इस तरह से आप नैरेटिव गलत डिसाइड करते हैं। देशद्रोही है या नहीं है? आप लोग सवाल सीधा सीधा था, सवाल सीधा सीधा है और सवाल सीधा सीधा रहेगा कि जब कभी भी पाकिस्तान टेररिज्म की बात आती है, आप सरकार से सवाल पूछने के अधिकारी हैं। खूब सवाल पूछिए, पुनः दोहरा रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान के मसले पर सबसे पहले पाकिस्तान को सीधे तौर पर 2 टूक जवाब दीजिए। इस देश की सरकार को देश की जनता ने जनमत क्यों नहीं दिया? क्योंकि यही कारण नहीं था, क्योंकि ये सरकार की नीतियां देश की जनता को पसंद नहीं आई। और हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों बार बार उनको अवगत करवा रहे हैं कि आप लोगों ने ही माना पर्सनल हमला छोड़िए। और सेना प्रमुख को आप लोगों ने क्या कहा, गली का गुंडा कहा। तो ये आप लोग हमेशा जब सवाल उठाते रहेंगे तो प्रश्न आपके ऊपर उठेगा कि आप सेना का जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं।
तो देश का सम्मान क्या करेंगे? ये बात है, कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। चंद्रमोहन जी व्यक्तिगत रूप से सेना का सम्मान और पाकिस्तान का अपमान कर सकते हैं, मगर आपके पार्टी का, राहुल जी का स्टैंड एकदम क्लियर है, पाकिस्तान के साथ हैं वो। तभी वो सर्जिकल स्ट्राइक का सेना पर उन्होंने सवाल उठाया। अगर देश की बहादुर सेना लड़ती है, आप अगर सेना के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, आपके रहते हुए देखिए, आप दोनों से ये देश आप दोनों से एक उम्मीद करता है। उम्मीद इस बात की कि जिस तरीके से जम्मू में आतंकी हमला हुआ है, उस हमले का जबरदस्त जवाब दिया जाए, और जवाब हल्का नहीं होना चाहिए, जवाब इतना बड़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान दोबारा ऐसा करने को सोचने के लिए भी उसे कम से कम 1000 बार सोचना पड़े। और इस मसले पर केवल सरकार ही नहीं, विपक्ष को भी साथ में आने की जरूरत है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और इस चैलेंज को समझने की जरूरत है। और सरकार को खास तौर से जिस नई स्ट्रैटेजी की बात इस पैनल में उपस्थित दोनों सेना के बड़े अधिकारियों ने, मेजर जनरल AK सिवाच सर, मेजर जनरल PK सहगल सर ने कही, उस स्ट्रैटेजी को समझने की जरूरत है। जब तक आप उस स्ट्रैटेजी को नहीं समझेंगे, बदलेंगे नहीं, तब तक जीरो टेरर प्लान नहीं लागू होगा सर। इसलिए आकलन करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करती हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि बदलेगी बयार, बदलेगा जम्मू, बदलेगी तस्वीर, खत्म होगा आतंकवाद। आकलन जरूर करिएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।